हेलो एवरीवन। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पिछले वीडियो में हमने नेसेसरी कंडीशंस फॉर एन एनालिटिक फंक्शन प्रूव करी थी, जो हमारी कोशी रीमान इक्वेशंस थी। वहाँ से उस रिज़ल्ट से, उस प्रूफ से हम एफ डैश जेड का रिज़ल्ट लिखेंगे। मतलब फंक्शन एफ ऑफ जेड का डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश जेड अगर हम एक्स और वाई के फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरह से होगा। तो expression of f dash z in view of CR equations, कोशी रीमान इक्वेशंस के व्यू में f डैश z का एक्सप्रेशन। तो हमने CR इक्वेशंस जब निकाली थी तो f डैश z दो तरीके से डिराइव किया था। एक था अलोंग रियल एक्सिस डेल्टा z टेंड्स टू 0 और एक था अलोंग इमेजनरी एक्सिस डेल्टा z टेंड्स टू 0। तो जो अलोंग रियल एक्सिस वाला था ना, उसमें रिजल्ट आया था f डैश z इज इक्वल्स टू डेल u बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल v बाई डेल एक्स। आप पिछले प्रूफ में देख सकते हैं ये रिजल्ट। यहाँ पे अगर हम डेल बाई डेल एक्स ऑपरेटर कॉमन लेके लिखें तो अंदर क्या बचेगा, u प्लस आयोटा v, और डेल बाय डेल एक्स u प्लस आयोटा v हमारा फंक्शन था, फंक्शन f ऑफ z। या फिर हम ऐसे लिखते हैं डेल f बाय डेल x, यानी कि f डैश z इक्वल्स टू लिखा जा सकता है डेल f बाय डेल x। मतलब अगर आपको फंक्शन f ऑफ z x एंड y की फॉर्म में दे रखा है और आपको f डैश z फाइंड आउट करना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया जा सकता है, f डैश z इज इक्वल्स टू डेल f बाय डेल x। सिमिलरली CR इक्वेशंस, कोशी रीमान इक्वेशन के डेरिवेशन में जो हमने दूसरे तरीके से f डैश z निकाला था तो वो रिजल्ट आया था 1 अपॉन आयोटा डेल u बाय डेल y प्लस डेल v बाय डेल y। यहाँ पे अपन 1 अपॉन आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा, ये डेल u बाय डेल y प्लस आयोटा डेल v बाय डेल y। ठीक है। अच्छा, 1 अपॉन आयोटा को माइनस आयोटा लिखा जा सकता है और ऑपरेटर डेल अपॉन डेल y अपन कॉमन ले लेते हैं तो ये बनेगा u प्लस आयोटा v। एंड u प्लस आयोटा v क्या है, फंक्शन है हमारा, यानी कि माइनस आयोटा डेल f बाय डेल y। तो ये f डैश z की वैल्यू x के डेरिवेशन की फॉर्म में डेल f बाय डेल x बनेगी। x की फॉर्म में अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो x के लिए अगर डिफ्रेंशिएशन करें तो, और f डैश z की वैल्यू माइनस आयोटा डेल f बाय डेल y बनेगी अगर हम y के लिए डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो। अब कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं एनालिटिक फंक्शन के कोशी रीमान इक्वेशंस या फिर नेसेसरी कंडीशंस के को यूज़ करते हुए। तो फर्स्ट एग्जांपल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो हम लेके चल रहे हैं ना, वो सपोज हमने लिया फंक्शन इज इक्वल्स टू आयोटा y, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू आयोटा y, ये फंक्शन लिया हमने। ठीक है। तो कोशी रीमान इक्वेशंस हम यहाँ पर चेक करेंगे, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होंगी तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है। तो कोशी रीमान इक्वेशन के लिए हमें u और v चाहिए, और u और v होते क्या हैं, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा v होता है ना। तो फंक्शन का जो रियल पार्ट होता है वो u होता है और इमेजनरी पार्ट v होता है। तो यहाँ पे फंक्शन का रियल पार्ट तो 0 है, मतलब इस क्वेश्चन में u इक्वल तो है 0 और इमेजनरी पार्ट आयोटा के साथ जो आ रहा है वो है y। CR इक्वेशन में हमें u और v दोनों के पार्शियल डेरिवेटिव निकालने पड़ते हैं x और y के लिए, आंशिक अवकलन करना पड़ता है x और y के लिए। तो डेल u बाय डेल x 0 होगा, डेल u बाय डेल y भी 0 होगा, डेल v बाय डेल x ये y का फंक्शन है, x के लिए इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 होगा, डेल v बाय डेल y 1 होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेल u बाय डेल x तो इक्वल आ रहा नहीं, इक्वल नहीं आ रहा डेल v बाय डेल y के, मतलब कोशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। CR इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। कोशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है।
इट इम्प्लाइज एफ ऑफ जेड इज नॉट एन एनालिटिक फंक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, शो दैट फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू रूट मोड ऑफ एक्स वाई सेटिस्फाइज सी आर इक्वेशंस एट ऑरिजिन बट इट इज़ नॉट एनालिटिक एट ऑरिजिन। इस फंक्शन के लिए हमें ये प्रूव करना है कि फंक्शन ऑरिजिन यानी कि मूल बिंदु पर कोशी रीमान इक्वेशंस को तो सेटिस्फाई करता है लेकिन एनालिटिक नहीं है। तो देखिए सी आर इक्वेशंस जब हमने पढ़ी थी तो मैंने कहा था कि ये इक्वेशंस नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है। मतलब अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा फॉर श्योर, लेकिन अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो भी फंक्शन एनालिटिक हो या नहीं हो ये हम नहीं बता सकते। तो ये एग्जांपल प्रूव करेगा कि ओरिजिन पे कोशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है फिर भी फंक्शन एनालिटिक नहीं बनता, तो मतलब कि कंडीशन सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्यूशन, फंक्शन हमारा है मोड एक्स वाई, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब इसमें सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजनरी पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे u इज इक्वल्स टू है अंडर रूट मोड एक्स वाई और v इज इक्वल्स टू है 0। ठीक है, हमें सी आर इक्वेशंस सेटिस्फाई होती है ओरिजिन पे, ये प्रूफ करना है। तो हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स जो है वो मूल बिंदु या फिर ओरिजिन पे निकालने हैं। तो डेल यू बाय डेल एक्स हमें 0.00 पे निकालना है। तो ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 u x 0 माइनस u 0 0 अपॉन x माइनस 0। देखिए डेल यू बाय डेल एक्स का मतलब होता है x में चेंज होने के विद रिस्पेक्ट u में कितना चेंज हो रहा है और y को हम कांस्टेंट मान रहे हैं। ठीक है, और 0 पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं। तो ये देखो y तो हमने 0 रखा है। ठीक है, ये है x पे u की वैल्यू और ये 0 पे u की वैल्यू, ये x माइनस 0, मतलब ये तो है x का चेंज और ये है x के विद रिस्पेक्ट फंक्शन का चेंज, और लिमिट x टेंड्स टू 0, मतलब हम जो डेफिनेशन में डेल्टा x लिखते हैं ना, उस डेल्टा x की जगह पे हमने x लिखा है। ओके, तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो u x 0 क्या बनेगा, इस फंक्शन में हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 माइनस ये भी 0 अपॉन में x, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये रिजल्ट आ रहा है 0। ठीक है, सिमिलरली डेल u बाय डेल y निकालोगे अगर ओरिजिन पे, लिमिट मतलब इस बार हम डिफरेंशिएशन y के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं, x हमने 0 कांस्टेंट लिया हुआ है, तो y टेंड्स टू 0 u 0 y माइनस u 0 0 अपॉन y माइनस 0। तो ये तो है y में जो चेंज हो रहा है, ओरिजिन पे y की वैल्यू और वेरिएबल y की वैल्यू, तो ये y का चेंज है, और ये है y के विद रिस्पेक्ट फंक्शन में चेंज। तो ये फंक्शन की वैल्यू y पे है और ये फंक्शन की वैल्यू ओरिजिन पे है जब y बराबर 0 है। ठीक है, ये बनेगा लिमिट y टेंड्स टू 0 u 0 y, यहाँ पे रखोगे 0 आएगा माइनस 0 अपॉन y, तो ये आ गया 0। तो डेल यू बाई डेल एक्स भी 0 आ रहा है, डेल यू बाई डेल वाई भी 0 आ रहा है, v इक्वल्स टू 0 है तो डेल v बाई डेल एक्स 0 होगा और डेल v बाई डेल वाई भी 0 होगा। ठीक है, और ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो है ओरिजिन पे 0 0 पे। तो एट ओरिजिन हमने देखा डेल यू बाय डेल एक्स बराबर आ रहा है डेल वी बाय डेल वाई के, एंड डेल यू बाय डेल वाई बराबर आ रहा है माइनस डेल वी बाय डेल एक्स के। इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाइज कोशी रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट 0 0। ओरिजिन पे कोशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ये हमें प्रूव करना था। इसके साथ ही साथ हमें ये भी दिखाना था कि कोशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है ओरिजिन पे, इसके बावजूद फंक्शन जो है वो ओरिजिन पे एनालिटिक नहीं होगा।
तो एनालिटिक के लिए हमारा स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन होती है एनालिटिक की वो क्या कहती है, फंक्शन ओरिजिन पे एनालिटिक कब होगा, जब ओरिजिन पे और ओरिजिन के नेबरहुड में फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। तो हम ऐसा करते हैं, ओरिजिन पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं, मतलब हम निकाल रहे हैं एफ डैश ज़ीरो, ओरिजिन पे डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये बनेगा लिमिट z टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ ज़ीरो अपॉन z माइनस ज़ीरो। देखिए आपको ध्यान होगा एफ डैश जेड नोट हमने इस तरह से लिखा था और यही एग्जैक्ट डेफिनेशन हमने ये पार्शियल डेरिवेटिव्स में भी यूज़ की है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, लिमिट z टेंड्स टू ज़ीरो, एफ ऑफ z क्या है, अंडर रूट मोड एक्स वाई, एफ ऑफ ज़ीरो ओरिजिन पुट करेंगे वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू में, इसमें एक्स और वाई को ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो ही बनेगा, ये अपॉन में z है, ठीक है। अच्छा यहाँ तो एक्स और वाई में चेंज हो गया है तो इसको भी अपन एक्स और वाई में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिमिट z टेंड्स टू ज़ीरो की जगह पे x टेंड्स टू ज़ीरो एंड y टेंड्स टू ज़ीरो आ जाएगा, ओके। तो ये बनेगा लिमिट f डैश ज़ीरो के इक्वल सॉल्व कर रहे हैं हम, x टेंड्स टू ज़ीरो y टेंड्स टू ज़ीरो अंडर रूट मोड एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट कर जाती है और यूनिक होती है हर पाथ के अलोंग, तब तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ओरिजिन पे, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो लेट x टेंड्स टू ज़ीरो एंड y टेंड्स टू ज़ीरो along line y इज इक्वल्स टू mx। इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग हमने x टेंड्स टू ज़ीरो और y टेंड्स टू ज़ीरो ले लिया। तो f डैश ज़ीरो क्या बनेगा, लिमिट, देखिए हम y को x में चेंज कर रहे हैं, y की जगह mx पुट करेंगे तो y x में चेंज हो जाएगा ना, तो हमें सिर्फ x टेंड्स टू ज़ीरो लिखने की ज़रूरत है। अच्छा ये जो है ये एक्चुअली z टेंड्स टू ज़ीरो है, मतलब z टेंड्स टू ज़ीरो हम अलोंग दिस लाइन, इस पाथ के अलोंग हम z टेंड्स टू ज़ीरो ले रहे हैं, ओके। अब ये पुट करो क्या बनेगा, मोड m एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस आयोटा m x, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो, ये बनेगा x तो स्क्वायर है, पॉजिटिव है तो मोड से बाहर आएगा और अंडर रूट से भी बाहर आ जाएगा, x अपॉन x वन प्लस m आयोटा, x कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू आ रही है अंडर रूट मोड m अपॉन वन प्लस m आयोटा। अब ये वैल्यू जो है f डैश ज़ीरो की है तो m पे डिपेंड कर रही है, जैसे जैसे आप अलग अलग पाथ लोगे, m इक्वल्स टू अगर ज़ीरो लोगे यानी y बराबर ज़ीरो लोगे तो m ज़ीरो होगा तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी f डैश ज़ीरो की। अगर m आप वन लेते हो, y बराबर x लाइन, पाथ जो है y इक्वल्स टू x लाइन लेते हो तो m इक्वल्स टू वन के हिसाब से इसकी वैल्यू अलग आएगी, m इक्वल्स टू अगर टू लोगे तो वैल्यू अलग आएगी। मतलब ये जो f डैश ज़ीरो की वैल्यू है तो ये तो डिपेंड कर रहे हैं m पे, f डैश ज़ीरो depends on m, that is f dash ज़ीरो is not यूनिक, यूनिक नहीं है, मतलब फंक्शन जो है f ऑफ z इज नॉट डिफरेंशिएबल एट z इक्वल्स टू ज़ीरो, ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब f of z is not analytic at origin, ओरिजिन पे एनालिटिक नहीं है। तो देखा हमने इस एग्जांपल में ओरिजिन पे कॉशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है लेकिन फिर भी फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो कॉशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होने का बिल्कुल मतलब ये नहीं निकलता कि फंक्शन एनालिटिक होगा, क्योंकि वो नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है। लेकिन अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो फंक्शन 100% एनालिटिक नहीं होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल है इफ़ f ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब फंक्शन की वैल्यू ओरिजिन पे ज़ीरो दे रखी है। देखिए f ऑफ ज़ीरो इक्वल ज़ीरो का मतलब है u ज़ीरो 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 है
और v00 भी 0 है ना, क्योंकि रियल पार्ट जो है फंक्शन का ओरिजिन पे जो कि u होता है वो 0 है ओरिजिन पे, यानी कि x भी 0 और y भी 0, और इमेजनरी पार्ट भी 0 है, ये हमें दे रखा है। f0 इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ z इज इक्वल्स टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, जेड नोट इक्वल्स टू 0। और जब z नोट इक्वल्स टू 0 है, ये तो z इक्वल्स टू 0 पे थी वैल्यू, और जब z नोट इक्वल्स टू 0 है तो u की वैल्यू ये है और v की वैल्यू ये है। शो दैट CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट ओरिजिन बट फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन। वही हमें CR इक्वेशंस ओरिजिन पे सेटिस्फाई होती है, ये प्रूव करना है, लेकिन फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो सॉल्यूशन एट ओरिजिन तो हमने ये लिख ही दिया, व्हेन z नोट इक्वल्स टू 0, तो u एक्स वाई क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v एक्स वाई क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले तो हमें ओरिजिन पे CR इक्वेशंस चेक करनी है, तो एट ओरिजिन CR इक्वेशन मतलब हमें चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं, u का x और y के लिए, v का भी x और y के लिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ux0 माइनस u00 अपॉन x माइनस 0। देखिए करने को तो हमारा जो पार्शियल डिफरेंशिएशन का तरीका होता है ना, जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन में या फिर डिफरेंशिएशन में हमने जो पढ़ा हुआ है उससे भी कर सकते हो, डेल यू बाई डेल एक्स निकालो और फिर 0 पुट कर दो, लेकिन ये हमें इजी पड़ेगा इसलिए हम इससे कर रहे हैं। ओके, तो मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था, मैं फिर से बता रही हूँ। डेल यू बाई डेल एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स के विद रिस्पेक्ट यू में होने वाला चेंज। ओके, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ले रहे हैं हम, क्योंकि हम ओरिजिन पे 0 पॉइंट पे निकाल रहे हैं, और x में होने वाला चेंज, x के विद रिस्पेक्ट u का चेंज देखना है, यानी कि y रहेगा कांस्टेंट और ओरिजिन पे इसलिए y 0 रहेगा। तो ux0 माइनस u00, ये ओरिजिन पे फंक्शन की वैल्यू और ये x पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू अपॉन x माइनस 0। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 ux0 क्या होगा, यहाँ पे देखो u x को x रहने दो, y को 0 रखो, तो क्या बनेगा, ये एक्स क्यूब माइनस 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 0 माइनस u00 की वैल्यू हमने लिखी थी, गिवन थी ना, 0 अपॉन x। तो देखिए कितना बन रहा है, ये एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर कैंसिल होके x बचेगा, तो x अपॉन x। लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन x यानी कि 1 आ रहा है, डेल यू बाई डेल एक्स। सिमिलरली हम डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे, तो इसके लिए डेफिनेशन क्या बनेगी, लिमिट y टेंड्स टू 0 u0y माइनस u00 अपॉन y माइनस 0। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। लिमिट y टेंड्स टू 0 u0y क्या होगा, x की जगह 0 रखना है, तो माइनस का y क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर, तो कितना बचा, माइनस का y माइनस y माइनस ये 0 है अपॉन y, तो ये वैल्यू आ रही है माइनस का 1। ठीक है, अब हम निकालते हैं डेल v बाई डेल एक्स ओरिजिन पे, तो ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 v x0 माइनस v00 अपॉन x माइनस 0। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 v x0, ये v की वैल्यू थी, इसमें y को 0 रखोगे तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर यानी कि x बना, तो ये आ रहा है x माइनस 0 अपॉन x यानी कि 1। अब हम निकालते हैं डेल v अपॉन डेल y, तो डेल v अपॉन डेल y क्या बनेगा, लिमिट y टेंड्स टू 0 v0y माइनस v00 अपॉन y माइनस 0। v0y, तो देखिए ये v की वैल्यू थी, इसमें x की जगह 0 रखोगे तो y क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर यानी कि y बचेगा, तो ये आ रहा है लिमिट y टेंड्स टू 0
y माइनस 0 अपॉन y यानी कि 1। ठीक है, अब देखिए हेंस एट ओरिजिन पे डेल u बाय डेल x बराबर आ रहा है डेल v बाय डेल y के। इसकी वैल्यू भी 1 थी, इसकी वैल्यू भी 1 थी। और डेल u अपॉन डेल y बराबर आ रहा है माइनस ऑफ डेल v अपॉन डेल x के। इसकी वैल्यू -1 थी और इसकी वैल्यू 1 थी, तो फॉर्मूला में माइनस का साइन होता है, इसलिए दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट ओरिजिन। मूल बिंदु पे कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब प्रूव हमें ये करना है कि फंक्शन फिर भी एनालिटिक नहीं है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं हम निकालते हैं f डैश 0। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, लिमिट z टेंड्स टू 0 f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 अपॉन z माइनस 0। लिमिट देखिए f ऑफ z नॉट इक्वल्स टू 0 पे है ये, तो u प्लस आयोटा v होता है f ऑफ z, और u और v की हमें वैल्यूज़ दे रखी थी, तो हम वो u और v की वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे। तो वो वैल्यूज़ x और y की फॉर्म में है, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0। तो u की वैल्यू थी x क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस आयोटा v की वैल्यू थी x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस f ऑफ 0 हमें 0 दे रखा था अपॉन z यानी कि x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम आके कॉमन आ रहा है, तो ये बनेगा x प्लस आयोटा y के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ऊपर ये आ रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आयोटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब हमें प्रूव ये करना है कि ये वैल्यू जो है ये यूनिक नहीं होगी या एग्जिस्ट नहीं करेगी, तभी तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा और एनालिटिक नहीं होगा। तो हम वही अलग अलग पाथ के अलोंग देखते हैं, तो हम वापस वही हमारी जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वही पाथ ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स लाइन के अलोंग। लेट z टेंड्स टू 0 यानी कि x टेंड्स टू 0 एंड y टेंड्स टू 0 अलोंग लाइन y इज इक्वल्स टू एम एक्स। ठीक है, तो ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, y की जगह हमें एम एक्स पुट करना है। तो देखो यहाँ एम एक्स पुट करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एम क्यूब एक्स क्यूब प्लस आयोटा एक्स क्यूब प्लस एम क्यूब एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस आयोटा एम एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जितना भी x है वो सब कॉमन ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो ऊपर हमारा एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या 1 माइनस एम क्यूब प्लस आयोटा 1 प्लस एम क्यूब अपॉन नीचे एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है 1 प्लस एम आयोटा 1 प्लस एम स्क्वायर। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। अगेन देखिए ये जो वैल्यू आ रही है ये एम पे डिपेंड कर रही है, एम पे डिपेंड कर रही है। ये किसकी वैल्यू थी f डैश 0 की, एम पे डिपेंड कर रही है, मतलब ये यूनिक नहीं है, इज नॉट यूनिक। ये यूनिक नहीं है, और ये यूनिक नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। ओरिजिन पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है मतलब फंक्शन एनालिटिक नहीं है, इज नॉट
एनालिटिक एट ओरिजिन, फंक्शन ओरिजिन पे एनालिटिक नहीं है। तो ये दूसरा एग्जांपल हमें ये बता रहा है कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई होने के बाद भी फंक्शन एनालिटिक बने ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आई थिंक आपको ये एग्जांपल्स समझ आ गए होंगे। अच्छा, एक चीज़ में भी आपको ये डाउट लग रहा हो कि हमने जब डेरिवेशन किए थे ना, तब तो हम z टेंड्स टू 0 ले रहे थे अलोंग रियल एक्सिस, अलोंग इमेजनरी एक्सिस। तो मैंने एक एग्जांपल में पहले ये भी करके दिखाया था, अलोंग रियल एक्सिस, अलोंग इमेजनरी एक्सिस के साथ साथ लाइन y इज इक्वल्स टू mx भी लिया था। तो एक्चुअली क्या है, हमें डेफिनेशन ये कहती है कि डेरिवेटिव जो है वो यूनिक होना चाहिए, मतलब किसी भी पाथ के अलोंग आप चलो यूनिक वैल्यू आनी चाहिए। अगर एक भी पाथ हमें ऐसा मिल जाए जिसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू यूनिक नहीं आती है तो वो कंट्राडिक्ट हो जाएगा और हम कह देंगे डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए हम वो पाथ ढूंढते हैं जिसके लिए वैल्यू यूनिक ना बने। तो y इज इक्वल्स टू mx, एक एग्जाम्पल लेने से काम हो रहा है तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। हो सकता है ये अलोंग रियल एक्सिस, अलोंग इमेजनरी एक्सिस से भी हो जाए, हो सकता है उससे ना हो, रियल एक्सिस और इमेजनरी एक्सिस के लिए वैल्यूज इक्वल आ जाए बट इस लाइन के लिए ना आए इक्वल। तो हमें डेफिनेशन ये कहती है अलोंग एवरी पाथ, हर पाथ के लिए वैल्यू यूनिक आनी चाहिए। तो हमें ऑफ कोर्स वो कंट्राडिक्टरी एग्जाम्पल ढूंढना होगा जिसके लिए वैल्यू यूनिक नहीं बनती। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।